हाँ जी, बातें बंद कर दीजिए। चलिए, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यू ऑल इन द इंटर। जो हमारा टारगेट था, अभी ये मत बोलना कि अभी रिजल्ट बाकी है, वो देखा जाएगा। ठीक है ना? वो तो जो भी होगा वो देखा जाएगा। अब जो भी तुम कर्म करके आए होगे उसके हिसाब से देख लेंगे क्या रहता है। बाकी तो ठीक है। तो फिर बेस्ट ऑफ लक। फिर कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोलूंगा। ठीक है, चलो। अब देखो, जो अपना पेपर है इंटर की लॉ का, पहले पर उसका एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि उसमें कंटेंट क्या क्या है। ठीक है, चलो जी। एज यूजुअल तुम अपनी बातें बंद कर दोगे तो ठीक रहेगा। हाँ, अपन वापस वही पढ़ेंगे, वापस वही नोट्स होंगे, वापस वही फैकल्टी होगी, वापस वही बच्चे होंगे। हाँ हाँ, कॉपी भी वही चाहिए इनफैक्ट। हाँ हाँ, देखो, सुनो 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 सुनो, मैं एक बार पूरा प्लान बता दूं, उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। देखो, ये वाला जो सेगमेंट है सबसे पहले कमर्शियल लॉ वाला। ठीक है, अब की बार ये 100% मार्क्स को कवर नहीं कर रहा है, अब की बार कवर करेगा 30% को। पेपर का जो फॉर्मेट है पूरा चेंज है अब की बार। जो अभी तुम्हारा पेपर था फाउंडेशन में वो ऑब्जेक्टिव वाला था, अब ऑब्जेक्टिव वाला नहीं है। केवल 30 मार्क्स का जो पेपर आएगा, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन 15, वो ऑब्जेक्टिव वाले होंगे। बाकी सारा जितना कंप्लीट हमारा 70 मार्क्स का रिमेनिंग पेपर रहेगा, मतलब सेक्शन बी जो उसके अंदर होगा पेपर के अंदर, वो रहेगा डिस्क्रिप्टिव वाला। ठीक है, तो अब हमारे को उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी पड़ेगी, ना कि हमारे को ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। क्योंकि अभी तक जो अपन पढ़ रहे थे ना वो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग चल रहा था फाउंडेशन में, क्योंकि वहां पे डिस्क्रिप्शन वाला नहीं था। पर अब जब अपन इंटर की बात करेंगे तो इंटर में जो पेपर का सेक्शन बी है, मतलब जो पार्ट बी है, उस पार्ट बी के अंदर हमारे से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरी बात, उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि कोई केस स्टडीज पूछी जा रही है या ऐसा कुछ है। मिक्स ऑफ क्वेश्चंस वहां पे देखने को आ रहे हैं। मिक्स ऑफ क्वेश्चंस का मतलब क्या हुआ? मिक्स ऑफ क्वेश्चंस का मतलब ये हुआ, उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी हैं, मतलब जिसमें कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। नंबर दो, यदि अपन क्वेश्चन के पैटर्न की बात करें तो उसके अंदर आपके डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी पूछ रहा है। नंबर तीन, पैटर्न की बात करें तो उसमें एक आपको सिचुएशन दे रहा है, एक आपको केस दे रहा है, और उस सिचुएशन को देने के बाद, उस केस को देने के बाद फिर उस केस का आंसर पूछ रहा है। समझ गए आप मेरी बात? तो अपने को जो अब पढ़ाई करनी है ना, वो अब पढ़ाई अपने को उस पूरे पेपर पैटर्न के अनुसार ही करनी पड़ेगी। क्योंकि यदि अभी अपन ये सोचेगी सर अपन तो वही ऑब्जेक्टिव वाले पैटर्न पे चलते रहेंगे, उसके हिसाब से अपन पढ़ते रहेंगे, तो अपन उसके हिसाब से पढ़ना अपना गलत हो जाएगा। तो अब की बार जो पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई अपने को 30% को तो ध्यान में रखना ही रखना है। 30% कौन सा? जो एमसीक्यू वाला है, पार्ट ए है। और उसके साथ में जो पार्ट बी है आपका, या जो सेक्शन बी है पेपर का, जिसमें कि 70% मार्क्स कवर हो रहे हैं, उसको भी हमारे को ध्यान में रखना पड़ेगा। और उन दोनों को ध्यान में रखकर फिर अपने को जो है वो प्लान बनाना है कि किस तरीके से पेपर पढ़ना है। ठीक है, चलो अब सुनो मेरी बात। देखो, इसमें तुम्हारे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, ये 4 चैप्टर तो सेम है फ्रॉम फाउंडेशन। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो इसको तो अभी अपन नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे लास्ट। समझ गए मेरी बात? क्योंकि अभी पढ़ाऊंगा तो तुम बोलोगे तो आता है, इसमें तो वो एग्जाम्पल दिया था आपने, तो ये तो तुम इसी हफ्ते में कवर कर लोगे चारों चैप्टर। नहीं, मैराथन वाले नोट्स 90 पेज कंप्लीट। तो अभी क्या है ना, फिर तुमको मेरा टैलेंट नहीं दिखेगा ना वापस इंटर का, तो इसलिए कुछ नया नहीं। एक्सपेरिमेंट नहीं यार, एक्सपेरिमेंट तुम पे क्या एक्सपेरिमेंट करो, तुम तो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटेड हो। मुझे पता है कौन क्या है, और अब तो एक ही बैच बन गया। हाँ, चीजें बढ़ गई है, घटी नहीं है, ये बता दूं। इसमें टॉपिक ऐड हुए हैं, लेस नहीं हुए इन तीनों चारों चैप्टर में। तो वो जो भी एडिशन डिलीशन है, देखो, ये मत सोचना कि बोले सर ये तीनों चारों चैप्टर तो आप ही ने हमारे को पढ़ाए हुए, तो ये तो रिवीजन मोड पे चलेंगे। रिवीजन मोड पे नहीं चलेंगे, जैसे फाउंडेशन मोड पे चले थे उससे थोड़ा सा एडवांस मोड पे चलेंगे। समझ गए? अब गियर 1 में चलेगी गाड़ी, अभी तक न्यूट्रल में ही चला रहा था मैं गाड़ी को, अब नहीं। उसके बाद में देखो, जो ये दो चैप्टर है ना, ये दोनों चैप्टर आपस में मान लो कनेक्टेड है, तुम मेरी सुन लोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है,
देखो ये जो दोनों चैप्टर है ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और उसके बाद में आओ आप एलएलपी एक्ट 2008, ये दोनों चैप्टर इंटरकनेक्टेड है। अब मैं एक चीज और बता दूं कि इस वाले चैप्टर का कनेक्शन यहां से भी आएगा, समझ गए मेरी बात, कंपनीज एक्ट से। लेकिन अपन है ना सबसे पहले ये वाला चैप्टर कवर करते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्योंकि एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर है ना बहुत कुछ चीजें पार्टनरशिप एक्ट पे बेस्ड है। मतलब जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपने ढंग से पढ़ लिया ना, तो एलएलपी एक्ट में ये मान लो 70% टॉपिक कवर्ड हो चुके पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। मतलब उसमें 30% ही है जो कुछ नए टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे या कुछ प्रोविजन चेंज हो जाएंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। बाकी बेसिक जो रहेगा ना, वो बेसिक आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाला ही रहेगा। समझ गए आप मेरी बात में क्या बोल रहा हूं? तो इसलिए पहले अपन है ना इस चैप्टर को कवर कर लेंगे नंबर 1 पे, फिर उसके बाद में आएंगे अपन नंबर 2 पे। समझ गए आप मेरी बात? अच्छा, ये तो पूरा सिनेरियो रहा केवल हमारे 30 नंबर का, इससे तो हमारे आते हैं केवल 30 नंबर, ठीक है। अभी बात आती है 70 नंबर की और। अब आओ, इसको छोड़ो, पहले आओ इस पे, चैप्टर नंबर 12। इसमें केवल एक चैप्टर दिया हुआ है, मतलब केवल एक एक्ट है, सिंगल कंपनीज एक्ट 2013, और वो आपके कवर कर रहा है कितना? 40%, एक अकेला चैप्टर। अब ये एक अकेला चैप्टर नहीं है, इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं। समझ गए आप मेरी बात? मतलब टॉपिक है। तो जैसे अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था ना फाउंडेशन में, अपन ने उसको 10 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया था। फिर ऐसे तो होने को तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन अपन ने उसके 10 चैप्टर्स बना लिए थे। तो ऐसे ही क्या करेंगे अपन, इसमें जो कंपनीज एक्ट है ना, इस 40% को भी अपन कवर करने के लिए इसके पार्ट्स बना देंगे अपन, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ऐसे करके। तो वो अपना सारा का सारा 40% है ना, उन पार्ट्स में कवर हो जाएगा। समझ गया बात? क्योंकि एक साथ पढ़ाऊंगा ना तुम्हें कि ये कंपनीज एक्ट पढ़ना है तुम्हारे को, तो तुम बोलो इससे रहने दो, बोले 40% छोड़ो, बाकी करके ले आएंगे 30 नंबर तो वैसे ही आने, और 20-30 नंबर और कर लेंगे जुगाड़, छोड़ो आप, कंपनीज एक्ट रहना दो। तो तुम ये बोलोगे मेरे को, तो इसलिए तुम मेरी मेहनत खराब करोगे, तो बेटर है कि मैं तुम्हारे को करने नहीं दूंगा, तो उसको पार्ट्स में करके कराऊंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में फिर आओ इस पे, ये जो है ना बिजनेस एथिक्स और इमोशनल इंटेलिजेंस, ये वो नहीं है जो तुम हो। समझ गए मेरी बात? ये अलग है, इसको करेंगे सबसे लास्ट में। कब? फाउंडेशन के भी आखिरी में। कुछ नया होना चाहिए ना उस समय में, नहीं फिर, अरे फाउंडेशन के आखिरी में, हाँ फाउंडेशन के आखिरी में, मतलब ये हो जाएगा ना फाउंडेशन वाला सिलेबस कंप्लीट, उसके बाद फिर आएंगे अपन इस पे, ताकि तुम्हें ऐसा लगे ना कि शुरुआत में भी कुछ नया पढ़ा था, लास्ट में भी कुछ नया पढ़ा है। नहीं तो फिर तुम कहोगे बोले सर क्या फाउंडेशन का पढ़ा दिया वापस, ठीक है। तो ये आएगा सबसे लास्ट का, ठीक है। अच्छा, इसमें अपने को करना क्या है? कुछ नहीं करना, क्योंकि रट्टाफिकेशन वाला चैप्टर है। और नंबर कितने कवर करेगा? समझ गए मेरी बात? इसको भूलना नहीं है, 40% ढंग से पढ़ना है। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि क्या होता है, कई बार मैंने बैचेस में देखा है कि जैसे मैं पेपर प्लान बताता हूँ ना, उसके बाद बच्चा सेलेक्ट कर लेता है अपने को पढ़ना क्या क्या है, बोले इस लेक्चर में आएंगे अपन, बाकी तू पढ़ लियो। समझ गया मेरी बात? तो ये पढ़ना पूरा है, ये ध्यान रखना, फाउंडेशन की तरह नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब आओ चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 और 11, 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर जो है ना, ये अभी नया कलेक्शन आया है दुकान पे, तुम्हारी वाली पे। समझ गए? ठीक है। ये भाई, ये तो बुरा नहीं है, ये कुछ ऐसा खास काम का नहीं है, ये है जो थोड़ा है, मतलब महंगा है। तो अपन अपने वाले पे चलते हैं। अब ये कितना कवर कर रहा है? 15%, यानी कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से पूछेगा। और उसके लिए चैप्टर कितने पढ़ने पड़ेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। समझ गया मेरे? नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी। देखो, ये मत दिमाग लगाओ तुम, जब वो बोल रहा है 5% में, यानी कि 5 नंबर के सवाल, 5 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, एक अकेले चैप्टर में से। समझ गए मेरी बात? अब इसका इन्होंने बाइफर्केशन नहीं दिया ना 1, 2, 3 और 4 चैप्टर का, ये क्या बोल रहा है? 10 नंबर का चैप्टर है। अब वो 10 नंबर का सवाल कहीं से भी पूछ सकता है, वो हो सकता है कि एक अकेले चैप्टर में से भी पूछ ले। समझ गया आप मेरी बात? जब तक बाइफर्केशन, जैसे यहाँ पे बाइफर्केशन है, हमें पता है कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, तो दिमाग ही नहीं लगाना, यहाँ पे नहीं बोल सकते। क्योंकि यहाँ पे यदि अपन ने अपना दिमाग लगाया ना कि चल यार छोड़, इसको छोड़ते हैं, पर ये चैप्टर पढ़ लेते हैं, इसमें से आ जाएगा, कुछ तो आएगा ही, और कुछ नहीं आया तो फिर,
क्योंकि उसने 10% तो ओवरऑल चैप्टर के लिए बोला है ना, एक चैप्टर के लिए तो बोला ही नहीं है ना, तो फिर तुम कैसे कर लोगे अंदाजा? समझ गए मेरी बात? और ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा 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 सारे चैप्टर में से आ जाए, वो डिपेंड करेगा क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आएगा वो मत पूछना, ठीक है, कि इसमें से सर बड़ा क्वेश्चन आएगा या इसमें से सर छोटा क्वेश्चन आएगा। मेरी आदत तो वन टाइम आने की है, मैं मेरी बात बता रहा हूं, तो तुम अपना देख लो। अब मैं रोज इसी टाइम आऊंगा, ये भी बता दूं, मैं मेरी बात बता रहा हूं। आ गई बात समझ में? ठीक है ना? तो अब मेरे को सबसे पहले, अच्छा हाँ, एक चीज और क्लियर कर देता हूं, ये वाला जो पार्ट है ना, ये है इंडस्ट्रियल लॉज। अब देखो इसमें इंडस्ट्रियल लॉज में जो ये चैप्टर ना तुम्हारे, फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस और वेजेस कोड, ये पूरा का पूरा नया कंटेंट है। मतलब तुम यहां से है ना, ये वाला नीचे का जितना कंटेंट है ना, ये वाला पूरा, ये नया कंटेंट है पूरा। समझ गए? ये अभी तक तुमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा, इनफैक्ट मेरे हिसाब से नाम भी नहीं सुना होगा, एक आध दो चैप्टर को छोड़ के, वो पार्टनरशिप एक्ट और इसको एलएलपी को या कंपनीज एक्ट को छोड़ के। समझ गए मेरी बात? तो देखो अब है ना, फाउंडेशन में जिस तरीके से पढ़ाई करी है ना, मैं तुम्हें पहले दिन बोल रहा हूं, उस तरीके से पढ़ाई है इंटर में नहीं चलेगी। समझ गए? क्योंकि पेपर का पैटर्न बिल्कुल अलग है, चैप्टर बिल्कुल डिफरेंट है, और दूसरी बात कि इतने सारे नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं। और तुम देख लो फाउंडेशन में तो सिर्फ यहां से चालू होते थे, यहां पे खत्म हो जाते थे, लेकिन यहां पे तो ये तो मिडिल पार्ट है, और उसमें भी मैंने तुमको बोल दिया कि उसमें चीजें ऐड हुई है, लेस नहीं हुई है। समझ गए मेरी बात? कोई टॉपिक जो होगा, अब अभी तक तो अपन क्या करते थे, अभी तक तो चलो साहब है ना, फ्री कंसेंट है तो फटाक से उसमें देखा ऑप्शन, हाँ साहब ये हो गया, कर दिया। अब वो देगा एक सिचुएशन, एक केस, और फिर पूछेगा कि अब अपना आप जो डिसीजन है ना वो पूरा राइट डाउन करो। अब आप उस डिसीजन को समझाओ कि ये कैसे हुआ। तब आपके लिए क्या होगी, चीजें और टिपिकल हो गई। समझ गए? ऐसा मत सोच रहा हूँ बोले डरा रहे हो क्या पहले दिन, पहले दिन डरा नहीं रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। क्योंकि जो 3 महीने बाद होने वाला है ना, वो अभी पहले हो जाए, तो उसके बाद तुम मेरे से पूछोगे बोले सर ये क्या हुआ, ये तो गड़बड़ हो गया मामला। मान लो टेस्ट लिया, टेस्ट 20 नंबर के टेस्ट में 2 नंबर आ रहे हैं इधर, अब स्कोर चेंज हो जाएगा ना? क्यों? पेपर का पैटर्न चेंज है ना। वो अभी तक तो क्या होता था, अभी तक तो चल 20 में से 18, वो 50 का लिया तो साहब 48, 49, 50 ऐसे पहुंच जाता था स्कोर तुम्हारा, कैसे ना कैसे करके। अब नहीं पहुंचेगा, ये बता दूं मैं पहले ही। अब 1/4 मान के चलना, फाउंडेशन में अभी तक जितने नंबर आ रहे थे ना, उसका 1/4 मान के चलना। अब यदि पढ़ाई नहीं करी तो, पर पढ़ाई करी है तो फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखो 30 नंबर तो अभी भी अपने हाथ में, वो तो गलत करना नहीं करना वो तो अपने हाथ में, उसमें तो तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। टिक किया, जो गलत टिक हो गया तो हो गया, गए 2 नंबर, और सही टिक हो गया तो 2 में से 2। लेकिन जो 70 नंबर का पेपर है ना, उसमें यदि आपसे मान लो 5 नंबर का सवाल पूछ रहा है, 4 नंबर का पूछ रहा है, या 7 नंबर का पूछ रहा है, तो ये कोई श्योरिटी नहीं है कि आउट ऑफ पूरे आ जाएंगे। ये मैं पहले बता दूं तुम्हारे, और मेरे जैसे टीचर से तो कभी उम्मीद मत करना, ये भी बता दूं, मेरे से पढ़ना है तो। समझ गए मेरी बात? ये कॉपी लेके कभी मत आना मेरे पास में कि सर ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 कैसे दिए, तो बताऊंगा ऐसे दिए। उसमें ये पूछना कि सर ये जो नोट डाला है ना, ये क्यों डाला है, इसको कैसे सुधारना है, तब तो है अकलमंदी वाली बात। क्योंकि देखो कॉपी जितने भी टीचर चेक कर रहे हैं ना, सबका अपना अपना अजम्पशन है, सब अपने अपने तरीके से अपने प्रिंसिपल पे चेक कर रहे हैं। तो हो सकता है मैंने 2 नंबर दिए, अदर कोई लॉ की फैकल्टी उसको चेक कर रही होगी, तो हो सकता है वो कहते बोले नहीं सर 3 बनते 3 दे दो, चलो ठीक है 1 नंबर बढ़ जाएगा, कोई फायदा नहीं। पर मैं तुम्हारे से बात ही कह रहा हूँ कि तुम सवाल टीचर से ये करो कि सर इसमें नंबर कम आ रहे हैं, तो नंबर को अपन को इंक्रीज कैसे करना है। यदि यही क्वेश्चन मेरा एग्जाम में आ जाए और मैं यही आंसर लिखूंगा, तो सर मेरे तो इतने ही नंबर आएंगे, 2 से 3 आ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 3.5 आ जाएंगे। लेकिन सर मेरे को इस स्कोर को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टीचर से वो डिस्कस करना है। समझ गया बात? आप ये लड़ाई लड़ते रहोगे सर इसमें से आपने तो इसको तो 5 नंबर दिए, मेरे को 2 नंबर दिए। अरे तो जमीन जायदाद थोड़ी ना बट रही है, लो तेरे को 10 में से 10 दे दिए, ले तू खुश, फिर उससे क्या होगा? समझ गए आप मेरी बात? तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये सारी बातें मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब की बार हमारा पेपर पैटर्न फाउंडेशन के जैसा नहीं है, मैं इसलिए तुम्हें ये बात बोल रहा हूं, नहीं तो तुम्हें ये बात नहीं बोलता। क्लियर? अच्छा अब मेरे को ये बताओ सबसे पहले तो, इसमें कहीं कोई डाउट है तो वो बोलो, इस पूरी स्कीम के अंदर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाहता है कोई, तो पहले वो बोलो, फिर अपन आगे चलते हैं। नहीं अभी इसमें से मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा वो चर्चा का विषय है, उस पर बात करेंगे आगे।
वो आप देखते जाओ, जो जो आपको मैं लाला के दे जा रहा हूं वो आप ले जाओ बस। समझ गए आप मेरी बात? वो चिंता आप मत करो कि मैं यहां से तो शुरू हो रहा हूं, मैं कहां तक जाऊंगा, वो चिंता आप मत करो, वो मेरी हेडेक है। लेकिन मैं जितना दे रहा हूं ना उतना लेते जाओ बस, कुल मिला के बात ये। और जितना ज्ञान दे रहा हूं वो और ले लो। ठीक है, चलो। इसमें और कोई डाउट? श्योर? वही स्कीम अपनी एक कॉपी रेडी करनी है अपने को। ठीक है, यदि वो फाउंडेशन वाली जो कॉपी तुम्हारे पास यदि सही सलामत है, ठीक है, तो उसी को आगे कंटिन्यू कर लेना। कल ले लेना उसको। समझ गए आप मेरी बात? क्योंकि वो कॉपी तो वैसे भी काम आनी है। कारण क्यों है? एक दो तीन चार, ये चार चैप्टर में वही कॉपी काम आनी है। समझ गए आप बात? क्योंकि जो टॉपिक मैंने लिखवा रखे होंगे उसको वापस लिखवाएंगे नहीं अपन, उसमें जो एडिशन होगा वो अपन ऐड वहीं कर लेंगे। या उस चैप्टर में मान लो सपोज करो 5 टॉपिक नए आ गए, तो अपन उसके एडिशनल नोट्स बना लेंगे कि सर ये हमारे पुराने वाले नोट्स से, ये तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये टॉपिक तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, ये हमने पढ़ेंगे भी पूरा लाइन टू लाइन वापस। ऐसे नहीं कि अपन नहीं पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन वापस पढ़ेंगे, चाहे 2 महीने लगे उसके अंदर। और उसमें जो एडिशन आया होगा ना उसको अपन साइड में ऐड कर लेंगे बाद में। वो बात की अटक है। समझ गए आप मेरी बात? अच्छा, उसके अलावा अब जो मैं अभी फिलहाल पहले चालू करूंगा ना, वो चालू करूंगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अभी फिलहाल आज जो चालू करूंगा, तो आप जो नोट्स रेडी करना चालू करोगे ना कॉपी के अंदर, वो यहां से करोगे। समझ गए आप मेरी बात? तो अपन इस सीक्वेंस में चलेंगे। मेरा पॉइंट समझ गए ना? और यदि नई कॉपी बनाना चाह रहे हो तो वो आप नहीं बना लो, जैसा आपको सही लगे। दोनों ऑप्शन है। आप चाहो तो पुरानी वाली फाउंडेशन वाली कॉपी में कंटिन्यू कर लो, क्योंकि वो काम आएगी। अभी आज काम नहीं आएगी तो और 1 महीने बाद, 1.5 महीने, 2 महीने बाद काम आएगी, आएगी वो कॉपी काम। तो हाँ, वो तो उसको संभाल के रखनी अल्टीमेटली। और नहीं है तो दूसरे किसी फ्रेंड से आपके फोटो स्टेट करवा लो फिर उस कॉपी को, लेकिन उसको संभाल के रखना, वो काम आएगी। मैं ये बोल रहा हूँ, उसमें एक एक टॉपिक काम आएगा वापस। क्योंकि ये जब चैप्टर रिपीट करेंगे ना, सारे टॉपिक एज इट इज है, सारे टॉपिक एज इट इज। चलो रुको, मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ। नहीं, तुम इंडेक्स देख लो एक बार। हाँ, वो मुझे पता है जो ट्रस्ट है। चलो आओ, खाली एक इंडेक्स देख लो, बस खाली एक इंडेक्स देख लो। ठीक है, ये पूरा पड़ा हुआ है। अब आ जाओ कॉन्ट्रैक्ट पे, देखो जरा। नहीं, चैप्टर 13 हो गए, ये मत देखो यार। अच्छा, और सुनो, और ये भी बता दूं, ये इसमें से कुछ यूनिटें जो है ना, जो ये तुम 13 चैप्टर देख रहे हो, इसमें से कुछ यूनिटें तो आधे आधे पेज की भी है। केवल आधे पेज में ही खत्म हो जाएगी। समझ गए आप बात? वो तुम्हें ध्यान है, एक टॉपिक था फाउंडेशन में था, उसमें कॉन्ट्रैक्ट में था या सेल ऑफ गुड्स में था, वो रिपीटेड था, और वो बिल्कुल एक, केवल एक टेबल थी शायद मेरे हिसाब से, सोगा में थी, जिसमें मैंने आपको बोला था कि आप अपनी बुक में से बनाओगे इसको, टेबल को, याद होगा? वो वैसी, वो रिपीटेड है वो भी। चलो, उसके बाद और आओ, ये लो, ऑक्शन सेल नया आ गया। तो बताया ना, उसके क्वेश्चन भी आ रहे थे उधर, जब मैंने तुम्हें बोला था ये इंटर में आता है ये वाला टॉपिक, वो ऑक्शन सेल। ठीक है, इसमें ये ऑक्शन सेल वाला नया आ जाएगा। उसमें भी है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ टॉपिक नए हैं अंदर, ठीक है ना, मैं अभी बता नहीं रहा हूं उसको। अच्छा, इसमें कोई भी टॉपिक नया नहीं है, कोई एक या दो टॉपिक अंदर ही आएगा, चैप्टर के अंदर ही सेक्शंस में कुछ नया एड ऑन लेस ऑन हो सकता है। बाकी एज सच कोई स्पेशल यूनिट नहीं है इसके अंदर, कि नई कोई स्पेशल यूनिट जैसे ऑक्शन सेल बनी है ना यहाँ पे, ऐसी कोई नई यूनिट नहीं है ये इसके अंदर बन के, बता दूं, एनआई के अंदर। समझ गए मेरी बात? तो अभी अपन फिलहाल जो चालू करेंगे ना, वो चालू करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, अब निकालो कॉपी और लिखो सबसे पहले हेडिंग, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। हाँ जी, सबसे पहले लिखो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सबसे पहले हेडिंग डाल लो ऊपर। अच्छा, पहले पढ़ा हुआ है पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये बताओ।
पहले कभी पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ा हुआ है? ये बताओ। क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ ये पूछ रहा हूं पढ़ा हुआ है क्या? नहीं पढ़ा? पार्टनरशिप अकाउंट्स के क्वेश्चन नहीं करे? एक्ट की बात नहीं कर रहा, एक्ट तो अब पढ़ोगे तुम। पार्टनरशिप तो पता है ना कि है क्या, मतलब ऐसा नहीं लगे कि बिल्कुल क्या बोले सर नया। चलो पढ़ा है तो फिर ये बताओ होती क्या? लॉन्ग टर्म बोले तो जैसा 10 साल, 15 साल, 20 साल। और देखो अब जो आंसर है ना, उसका लेवल और उसका स्टैंडर्ड भी बढ़ा लो। अब फिर वही बात कर रहे हो तुम कि 7 में से मेरे 2 नंबर क्यों आए? देखो, जो तुम कॉपी में लिख के आओगे वो सही होगा, और वो कितना सही होगा वो डिसाइड तुम मत करना, वो एग्जामिनर डिसाइड कर लेगा। नहीं मतलब मैं भी नहीं करूंगा, जो भी एग्जामिनर XYZ होगा तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा होगा वो, ठीक है, वो चेक करेगा। समझ गए मेरी बात? 1 मिनट। ठीक है ना, तो वो तुम्हें डिसाइड नहीं करना, वो एग्जामिनर डिसाइड करेगा कि कॉपी में कितने नंबर आ रहे हैं कितने नहीं। ठीक है, अब चलो देखो मुद्दे की बात पे आते हैं। सबसे पहले कि पार्टनरशिप है क्या, एक बार ओरली समझा देता हूं, उसके बाद में फिर अपन लिखेंगे इसको। देखो पार्टनरशिप यदि अपन देखें तो बिजनेस का है ना सबसे एक ओल्डेस्ट, बहुत पुराना एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, या एक बिजनेस स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी कंपनी का कॉन्सेप्ट तुम बात करते हो तो कंपनी का कॉन्सेप्ट तो पार्टनरशिप से बहुत नया है, और LLP कंपनी से भी बहुत ज्यादा नया है, और उसके बाद में फिर आ गया अभी स्टार्टअप। तो ये फॉर्म क्या होता है, रिफाइंड होता है बार 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 बार। तो जैसे जैसे क्या होता है इंडस्ट्री मतलब प्रोग्रेस करती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, तो उस तरीके से क्या होता है जो बिजनेस करने के तरीके हैं ना, वो तरीके भी बदल जाते हैं। तो अभी आज की तारीख में यदि अपन बात करें ना कि सर लेटेस्ट इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ बिजनेस क्या है, तो दैट इज नॉट ए कंपनी, दैट इज नॉट LLP, दैट इज स्टार्टअप। वो तो स्टार्टअप है, खैर वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, अपन डिस्कस नहीं करेंगे। अपन रिटर्न बैक होके जाते हैं पार्टनरशिप पे कि पार्टनरशिप है क्या। तुम लोगों ने बोला कि बोले सर पार्टनरशिप एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें कि 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति किसी बिजनेस को चलाते हैं, फिर उस बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है उसको आपस में शेयर कर लेते हैं। ठीक है, ये तो है बहुत बेसिक। लेकिन पार्टनरशिप का यदि क्वेश्चन आ गया और उसमें तुम्हारे को वो ये बोलता है कि इसको आप आइडेंटिफाई करके ये बताइए कि वेदर दिस बिजनेस इज अ पार्टनरशिप और नॉट, तो उसमें हमारे को क्या करना पड़ेगा, उसमें हमारे को कुछ पार्टनरशिप के एलिमेंट होते हैं जिनको कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो अपन लिखेंगे अभी। यदि वो पार्टनरशिप के सभी एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, यदि वो प्रेजेंट हैं उस बिजनेस में, तो वो बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। सर फॉर एग्जाम्पल जैसे सबसे पहले तो आप लोगों ने बोला शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो गया, उनके बीच में एक वैलिड लीगल बिजनेस हो गया एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नंबर 3, उनके बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। म्यूचुअल, हाँ, पार्टनरशिप डीड जिसको अपन बोलते हैं, वो पार्टनरशिप डीड आप ओरल बनाओगे रिटर्न बनाओगे, वो आपकी कॉल है, जैसा आपको सुविधा लगे वैसा आप बना लो। अच्छा, उसके बाद में सबसे बड़ा एलिमेंट जो पार्टनरशिप एक्ट में देखा जाता है वो आता है म्यूचुअल एजेंसी। ये म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होता है कि जो बिजनेस चलता है ना, उस पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस में अपना एक तरीके से अपन ये देखें ना कि जो हमारा एग्रीमेंट रहता है एक दूसरे के साथ, उसके अनुसार अपन लोग क्या होते हैं एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल और एजेंट बने जाते हैं। समझ गए आप मेरी बात? कैसे, मैं एग्जाम्पल देके बताता हूं। जैसे मान लो कि मैं और आप मिलकर पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं, तो क्या होता है, अपन अपन ने इतना तो पढ़ा हुआ होगा, अकाउंट्स में भी तुमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं अपन पढ़ लेंगे, कि पार्टनरशिप फर्म और जो पार्टनर होते हैं वो दोनों सेपरेट होते हैं कि एक होते हैं? मेरा क्वेश्चन वापस सुन लो। पार्टनरशिप फर्म में, जो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है वो, मतलब पार्टनरशिप फर्म है वो, और जो उसके पार्टनर्स हैं, वेदर दे आर सेम एंड वन और सेपरेट। सेपरेट वाले कितने लोग हैं? ऑलमोस्टली, ऑलमोस्टली पूरा बैच।
नहीं, रीजन तो मैं तुम्हारे सबसे पूछूंगा, पहले तो आप ही बता दो। वो होता है दोस्त कंपनीज एक्ट में और एलएलपी में। अब कोई भी बिजनेस अपने उसके ऑनर से या प्रमोटर से या फाउंडर से सेपरेट कब होता है? व्हेन द बिजनेस इज रजिस्टर्ड अंडर द लॉ, देन इट गेन्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी स्टेटस इन द क्लियर। पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है क्या? क्वेश्चन नंबर 2, नहीं होता ना। तो जब नहीं होता उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, तो फिर आप उसको सेपरेट लीगल एंटिटी कैसे कह सकते हो? है ना। तो इसलिए क्या होगा, हमेशा ये बात ध्यान रखना कि जो तुम आंसर बोल रहे हो ना, वो आंसर कौन से वाले चैप्टर से है? वो आंसर है कंपनीज एक्ट से और एलएलपी से। क्योंकि एलएलपी में, एलएलपी एक्ट के अंदर एलएलपी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है पहले दिन। वरना आप एलएलपी का एग्रीमेंट बना लो, एलएलपी की डीड बना लो, सब बेकार है, बकवास है, कुछ मतलब नहीं है। आपकी एलएलपी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आएगी। आपकी एलएलपी एग्जिस्टेंस में ही तब आती है कि जब आप एलएलपी में उसका रजिस्ट्रेशन कराते हो। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में हमेशा ये बोला जाता है कि पार्टनरशिप डीड का रजिस्ट्रेशन अपन कराएंगे, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन अपन कराएंगे या नहीं कराएंगे, ये वॉलंटरी है, ये डिपेंड करता है पार्टनर्स के ऊपर। और इनफैक्ट मैंने पार्टनरशिप फॉर्म अपन लोगों ने मिलकर बना ली, एबीसी एंड कंपनी एक अपन ने पार्टनरशिप फॉर्म बनाई, और हम अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म के तौर पे काम कर रहे हैं। हमने बिजनेस चलाया, हमारा बिजनेस चल पड़ा, ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल 35 साल 50 साल हो गए। अब एकदम से ऐसा आया, बोले सर एक काम करते हैं, चलो इसको है ना अपन क्या करते हैं, रजिस्टर्ड करा लेते हैं। क्या अब 10 साल बाद, 20 साल बाद, 1 साल बाद, क्या अब हम पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं क्या? अब बताओ। आप तो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में हो, आप तो ऑलरेडी बिजनेस चला रहे हो, ऑलरेडी आपके P&L अकाउंट बने हुए हैं, ऑलरेडी आपकी बैलेंस शीट बनी हुई है, ऑलरेडी यू आर शेयरिंग द प्रॉफिट। तो बताओ। हाँ, हिंदी में चला गया, इन द आइज ऑफ लॉ मतलब करा सकते हैं, श्योर। कितने लोग बोलते हैं कि करा सकते हैं? 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अपने नहीं करा सकते? ये लो। हाँ मैडम। अच्छा फिर ठीक है। बाकी लोग क्या बोलते हैं, नहीं करा सकते? अब तो नन ऑफ द अबव का ऑप्शन भी नहीं है, अब तो वो ऑप्शन भी खत्म हो गए। ये लो। और ये तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, डिस्क्रिप्टिव है, ये तो पार्ट बी में आया ये तो। अब बताओ क्या करना है। देखो करा सकते हैं, समझ गए आप मेरी बात। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये बात कहीं पर भी ऐसी कहीं नहीं लिखी है, पूरे एक्ट को पढ़ लो, कहीं नहीं लिखा कि आप पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस यदि आपने एक बार कमेंस कर लिया, स्टार्ट कर लिया, आप प्रॉफिट कमा रहे हो, लॉस कमा रहे हो, आप अपना बिजनेस चला रहे हो, प्रोडक्शन कर दिया, सब कुछ काम चल रहा है अपना, और उसके बाद यदि हमारे पार्टनर ये चाह रहे हैं कि सर अब तो हम पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करेंगे, तो आप करा सकते हो। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। ये ध्यान रखना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सर मैंने तो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस चालू कर लिया, अब मैं कैसे करूंगा रजिस्ट्रेशन, अब मेरे को बंद करनी पड़ेगी क्या, फिर मैं वापस चालू करूंगा क्या? नहीं, आप जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, इवन इन द मिडिल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, आपको लगता है मैं तो 23 सितंबर 2024 को साहब रजिस्टर्ड कराऊंगा इसको, तो आप कराओ ना, क्या दिक्कत है? आपको लगता है मैं आज कराऊंगा, आज की तारीख में दिसंबर में रजिस्टर्ड, आप कराओ ना, क्या दिक्कत है? इवन इनफैक्ट आपको लगता है कि मैं तो 31 मार्च को रजिस्टर्ड कराऊंगा, कराओ ना, क्या दिक्कत है? एक्ट साइलेंट है, एक्ट कहीं नहीं बोलता आपको कि आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को कब रजिस्टर्ड करवाओगे, ये आपके पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है ना, वो सबसे पहला टॉपिक डालो, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। ऐसे लिखो, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, डेफिनेशन मत लिखो, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप सबसे पहला। तो क्या डायरेक्टली डिसोल्यूशन पढ़ा दूं तुम्हें? पहले तो मीनिंग तो लिख लो, फिर कल को आ गया तो बोलोगे मेरे को, ठीक है। जैसे उसमें फाउंडेशन में बनाए थे ना नोट्स तमीज से, तो ऐसे तमीज से बनाना। मैंने जिन जिन की कॉपी मैंने देखी थी उनका तो मुझे पता है, बाकियों ने तो पता नहीं क्या कर रखा था, गॉड नोज। मैंने देखी नहीं सबकी कॉपी, इसलिए कह रहा हूं, पर आपकी बार
प्लान चेंज। ठीक है, नहीं नहीं, मैं भी देख सकता हूँ, अक्षय सर भी देख सकते हैं, क्योंकि अब तो वो भी रहेंगे ना बैच में, तो मेरी हेडक थोड़ी कम हो जाती है। सही है, चलो लिखें, हेडिंग लिख लिया। चलिए इसमें लिखें पहले आप, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप नो यू आर नॉट जूनियर, यू आर नॉट इन केजी। अब क्या है यार, अब कौन दिमाग मारे तक कौन लिखे यार, लिख लो यार सीधा यार, यार तुम अब भी लिखना नहीं सीखे क्या? है तुम लोग अभी फाउंडेशन में रहने का इरादा है क्या? इतने कितने सवाल गलत करिए है भाई। पार्टनरशिप बेटा लिखो, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन, लिखो लिखो फटाफट लिखो, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स, द पर्सन्स who have who have agreed to share, who have agreed to share the profit of a business, who have agreed to share the profit of a business which is carried on by all या तो बिजनेस वो सारे के सारे मिलकर चलाते हैं, और बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, वापस से सुन लो। देखो अपन ने हेडिंग डाला है इसमें मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, उसमें फिर मैंने केवल एक लाइन लिखवाई है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप between the persons who have agreed to share the profits of a business which is carried on by all or any of them acting for all। ठीक है, अब देखो इसमें ना एक एक जो एलिमेंट है ना, उस एक एक एलिमेंट को समझ लो, क्योंकि इस पूरी डेफिनेशन पे भी एक बार 7 नंबर का सवाल पूछा गया है, 7 मार्क्स का, उसमें सिर्फ ये सवाल पूछा गया था, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप। और वो एलिमेंट कहां से निकलेंगे, ये जो आपने एक लाइन लिखी है ना, इसमें से एलिमेंट निकलेंगे। अब मैं जो जो बता रहा हूं उस शब्द के ऊपर गोला करके और नंबर डाल देना, तो वह एलिमेंट रेडी हो जाएंगे। हालांकि उनको बाद में डिटेल में लिखेंगे, लेकिन एक बार डेफिनेट मतलब मीनिंग में ही अपने एलिमेंट भी कवर हो जाएंगे। देखो इसमें सबसे पहले तो लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन, तो इसमें रिलेशनशिप जो आ रहा है ना वर्ड, उसके ऊपर गोला करके सर्किल करके और 1 सबसे पहले जो रिलेशनशिप वर्ड दिया हुआ है, सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन, केवल रिलेशनशिप वर्ड पे, क्योंकि ये बिजनेस रिलेशन है इनके बीच का जो एग्रीमेंट से डिफाइंड होता है। समझ गए मेरी बात, पहला पॉइंट। उसके बाद में फिर आप आगे आओगे तो देखो उसमें लिखा हुआ है पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, तो सबसे अब जो सेकंड नंबर का जो पॉइंट आएगा वो आएगा एग्रीड टू शेयर पे, तो या तो अंडरलाइन कर लो उसके नीचे या उसको सर्किल कर दो, जैसा भी तुमको सही लगे। एग्रीड टू शेयर कर दिया, उसके बाद में फिर अगला एलिमेंट बनाओ प्रॉफिट, कितने हो गए, 3। चौथा लिखो, मतलब चौथे के नीचे अंडरलाइन करो या सर्किल करो, कैरिड ऑन बाय ऑल, कैरिड ऑन बाय ऑल। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे एनी ऑफ देम, और को छोड़ के एनी ऑफ देम, या उसको पूरा ले लो, कैसे भी कर लो, या तो उसके 4 पॉइंट बना दो या उसके 5 पॉइंट बना दो। समझ गए? अब ये चारों पांचों पॉइंट एक बार समझ लो ताकि फिर अपन आगे चलते हैं। देखो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस। रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन का मतलब क्या हुआ, क्योंकि देखो सारे के सारे लोग, 4 लोग, 5 लोग, 2 लोग, जो भी वहां पर बिजनेस करने के लिए आएंगे, तो पहले बिजनेस की जो टर्म्स और कंडीशन है वो तो उन दोनों के बीच में सेटल होगी ना। ऐसा थोड़ी ना कि 2 लोग आए और चलो साहब हाँ चलो बिजनेस कर लेते हैं, बोले चलो बिजनेस कर लेते हैं, ये 50,000 मेरे, ये 10,000 मेरे, ये क्या मतलब हुआ? ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। जो व्यापार करना है, व्यापार किस चीज का करना है, कहां पे करना है, कितने समय के लिए करना है, तुम्हारा मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, यदि कल को अपनी लायबिलिटी आती है तो लायबिलिटी अपन किस रेशो में बांटेंगे, पर्सनल लायबिलिटी अपनी होगी कि नहीं होगी, यदि मान लो किसी व्यक्ति की एज 18 साल से कम की है, माइनर पार्टनर यदि अपन उसको बना रहे हैं, तो किसके लिए अपन जो है उसको पार्टनर बनाएंगे, ये सारी चीजें हमारे को पहले ड्राफ्ट करनी पड़ेगी। अब ये सारी चीजें क्या होगी, या तो राइटिंग में होगी और या ओरल होगी, लेकिन
एक्ट इस बात पे भी साइलेंट है कि पार्टनरशिप जो आपका डीड है या जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है विल ऑलवेज बी इन राइटिंग, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। उसमें एक लाइन लिखी हुई है, इट इज एडवाइजेबल टू द पार्टनर्स टू मेक पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड इन राइटिंग। इट इज एडवाइजेबल। अब वो एडवाइजेबल क्यों है उसका भी कारण बता देता हूं, क्योंकि यदि देखो आप उसको राइटिंग में बनाओगे ना तो आपको उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। ये मैं तुम्हें बता दूं, जब तुम सीए में बन जाओगे और कभी तुम अपना ऑफिस स्टार्ट करोगे और तुम्हारे पास एक क्लाइंट आता है, वो तुमको बोलता है, बोले सर मेरे को पार्टनरशिप फर्म बनवानी, तो आपको पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए बहुत सीधा एक सिंपल काम होता है, बहुत एक सीधा सिंपल काम होता है। उस पार्टनरशिप का जो एक डीड है ना, जो एग्रीमेंट है ना, वो ड्राफ्ट करो। और वो ड्राफ्ट, उसमें भी ड्राफ्टिंग में भी तुम्हें कुछ नहीं करना, उसमें भी तुम्हें दोनों पार्टनर तीनों पार्टनर को बिठा के पूछना है कि बोले सर आपके बीच में क्या क्या टर्म्स कंडीशन तय हुई है, आप तो मुझे वो बता दो। और आप उनसे वो पूछ के और उसको आपको स्टैम्प पेपर पे लिखना है, बात खत्म। और उसको जाके आपको नोटरी के पास में नोटराइज करा के आना है, वो पार्टनरशिप फर्म आपकी हो गई रजिस्टर्ड, खत्म। और उसको आपको रजिस्ट्रेशन यदि चाहिए, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे अपन बोलते हैं ना इन द आइज ऑफ लॉ, तो वो यदि चाहिए तो फिर आपको जाना पड़ेगा जो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रार होता है ना, उस पार्टनरशिप के रजिस्ट्रार के पास में। जैसे कंपनी रजिस्ट्रार होता है, आरओसी बोलते हैं जिसको अपन, उसके पास में अपन कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं, तब हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हुई मानी जाती है। ऐसे क्या होता है, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रार होता है अलग से, स्टेट के अंदर एक होता है। तो अपने जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में अपना बिजनेस चलेगा, तो आप राजस्थान वाला जो रजिस्ट्रार है ना उसके पास में जाओ, वो पार्टनरशिप डीड लेके, सिंपली पार्टनरशिप डीड लेके जाओ और उसको बोलो, बोले सर इसको रजिस्टर्ड कर दो, वो रजिस्टर्ड करेगा, रजिस्टर्ड करके आपको उसकी एक रजिस्टर्ड कॉपी दे देगा, एक सर्टिफिकेट दे देगा, आपकी पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड। बहुत सीधा सिंपल काम है। कंपनी और एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने से ज्यादा सिंपल काम, बहुत सिंपल काम जो है ना, वो पार्टनरशिप का है। समझ गए मेरी बात, मैंने क्या बोला? तो आप उस पार्टनरशिप के जब डीड को ड्राफ्ट करोगे ना, या टर्म्स और कंडीशन सेटल करोगे, तो उसमें आपको ये सारे एलिमेंट देखने पड़ेंगे। तो उसमें एक एलिमेंट तो हो गया रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर। अब दूसरे नंबर पे आओ, एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। आपने ये लिखा कि बोले साहब वो एग्री हैं कि वो बिजनेस को चलाएंगे। आपने मान लो पार्टनरशिप के मीनिंग में ये लिख दिया, लेकिन आपने कहीं ये नहीं लिखा कि वो जो बिजनेस चलाएंगे उस बिजनेस को भी बांटने के लिए वो लोग एग्री हो रहे हैं। तो भाई फिर शेयर का क्या होगा, मतलब उस प्रॉफिट का क्या होगा, उसकी शेयरिंग कैसे करेंगे? तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी क्या है, एक तरीके का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कहां पर, पार्टनरशिप के बिजनेस के अंदर। समझ गए आप मेरी बात? अच्छा, अब वो जो बिजनेस है, अब वो बिजनेस चलाएगा कौन, मेन इंपॉर्टेंट बात आती है ये। देखो, या तो वो बिजनेस चलाएंगे आपके सारे के सारे पार्टनर, जितने भी आपने पार्टनर अपॉइंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो सारे के सारे पार्टनर चलाएंगे। और यदि वो पार्टनर, मान लो कि आप ये कहते हो कि नहीं सर, एक पार्टनर तो हमारा दिल्ली रहता है, एक पार्टनर बॉम्बे रहता है, एक पार्टनर कैलकाटा रहता है, एक पार्टनर तो हमारा फॉरेन कंट्री रहता है, सर अब बिजनेस कैसे चलेगा? तो आप एक काम करो ना, सारे के सारे पार्टनर मिलके, इंडिया में आप बिजनेस चला रहे हो, राजस्थान में, जयपुर के अंदर, तो आप वहां पे एक बंदा ऑथोराइज कर दो। तो उसके लिए अपने सबसे लास्ट में देखो क्या लिखा है, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो आपने मिलकर एक इंडिया वाले पार्टनर को ऑथोराइज कर दिया ना, तो आपने जिस पार्टनर को ऑथोराइज करा, अब वो पार्टनर क्या करेगा, आपके बाकी सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे बिजनेस चलाएगा। समझ गए आप मेरी बात? लेकिन आप ये मत बोल देना कि बोले सर वो एक अकेला, जैसे मान लो कि आप सब लोगों के बिहाफ पे मैं बिजनेस चला रहा हूं, तो बोले सर केवल आप ही तो पार्टनर हुए, हम तो कहां पार्टनर हुए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम लोग बिजनेस नहीं चला सकते मेरे साथ में। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसलिए मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं कि भाई तुम लोग क्या करो, मुझे ऑथोराइज कर दो, ताकि तुम लोगों के बिहाफ पे मैं बिजनेस चलाऊं। तो ऐसा नहीं कि केवल मैं पार्टनर हूं या तुम पार्टनर ही हो, या केवल तुम पार्टनर हो मैं पार्टनर हूं, ऐसा नहीं होगा। अपन सारे के सारे लोग पार्टनर माने जाएंगे, ये ध्यान रखना। समझ गया बात? तो ये लिबर्टी है अपने पास। बाकी सारे बिजनेसेस में क्या होता है, पार्टनर्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है, जो डायरेक्टर होते हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है, जो प्रोपराइटर होता है फर्म का उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है। लेकिन ये पार्टनरशिप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप चाहो यदि एक्टिवली पार्टिसिपेट करना तो आप करो, नहीं करना चाहो तो आप अपने बिहाफ पे किसी दूसरे व्यक्ति को भी ऑथोराइज कर सकते हो। क्लियर? कोई डाउट नहीं? अब अगला हेडिंग लिखो, असेंशियल फीचर्स। असेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, फीचर के साथ में काम करो, इसको फीचर के साथ में एक काम करो, इसको एलिमेंट भी ले लो। जहां पे फीचर लिखा है ना उसके ऊपर ही एरो करके एलिमेंट भी डाल लो। फीचर ऑब्लिक एलिमेंट दोनों आ जाएंगे एक बार में। ठीक है, लिख दिया? अब इसमें आगे लिखो, द फीचर्स और एलिमेंट, द फीचर्स और एलिमेंट, द फीचर और एलिमेंट
of the partnership are as follows. Of the partnership are as follows. ठीक है, पॉइंट्स लिखने, हेडिंग मत बनाना, 5 पॉइंट लिखवाऊंगा, डायरेक्ट लिखना है, कोई हेडिंग मत बनाना। पहला पॉइंट लिखें, एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। जो अपन ने वो रिलेशनशिप वाला टिक किया था ना ऊपर, वो वाला ये पॉइंट, एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। क्योंकि तुम्हें मैंने बोला था उन लोगों के बीच में बिजनेस रिलेशनशिप है, बिजनेस रिलेशनशिप कैसे आती है, बाय एग्रीमेंट। तो इसलिए मैंने तुम्हारे को इजी वे में करके इसको पॉइंट लिखवा दिया, एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। और चाहो तो इसके बाद में बाजू में इसके ब्रैकेट में बना के लिख लो पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड, तो तुम्हें पता रहेगा मैं किस एग्रीमेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, दूसरा लिखो, वही फाउंडेशन की रटी पिटी लाइन एक, एग्रीमेंट कैन बी क्या, ओरल और रिटन, और एक और होता था इंप्लाइड और एक्सप्रेस। 4 शब्द लिख दो, और कॉन्ट्रैक्ट एक ना, नहीं, बहुत जगह काम आएगा तुम्हारे। ठीक है, अब थर्ड लिखें, शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ठीक है सब, शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अगले पे आ जाएं, नंबर 4 है ना, लिखो, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, उसके बाद में एक लास्ट पॉइंट और लिखो, जो इन 4 पॉइंट का भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एजेंसी, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एजेंसी बिटवीन द पार्टनर। और ये मैं तुम्हें समझा भी देता हूं कैसे होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, अभी समझ लो ये क्या है। देखो, जैसे सपोज करो कि अपने पास में 2 पार्टनर है, ए और बी। ठीक है, अब मैंने तुम्हें अभी बोला था कि जो पार्टनरशिप फर्म का या पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस का जो नेचर रहता है, उसके अनुसार आपके ये दोनों के दोनों, मतलब कि पार्टनरशिप फर्म, उसका अपन एक नाम ले लेते हैं, जैसे अपन ने नाम लिया ए बी एंड कंपनी। ठीक है, और उसमें 2 पार्टनर हो गए, ए और बी। तो अब ये दोनों सेपरेट होंगे या एक होंगे, अभी पूछा था मैंने तुम्हारे से, एक। ठीक है, आर 1 एंड सेम। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि यदि अपन बात करें तो ये दोनों यदि सेम है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये वाला व्यक्ति और ये वाला व्यक्ति, इसको अपन प्रिंसिपल बोलेंगे, तो फिर अपन इसको क्या बोलेंगे, एजेंट। ऑफ कोर्स ये बात है, एजेंसी में अपन ने यही सीख रखा है कि एक व्यक्ति प्रिंसिपल है तो दूसरा व्यक्ति उसका एजेंट है। अच्छा, इसी प्रकार से चूंकि ये पार्टनर भी है, तो इसको भी इस ए के बराबर सारे राइट है एज ए पार्टनर, तो कायदे से तो ये भी क्या हुआ, प्रिंसिपल। समझ गए आप बात। और यदि ये बी व्यक्ति, मतलब बी पार्टनर एक प्रिंसिपल हुआ, तो फिर प्रिंसिपल के लिए एजेंट भी तो होगा कोई ना कोई, तो फिर ये व्यक्ति क्या है, ये व्यक्ति इसके लिए एजेंट भी है। अब आप देखो कि यदि ए व्यक्ति यदि पार्टनर है तो बी व्यक्ति उसके लिए क्या है, और यदि बी व्यक्ति पार्टनर है तो ए व्यक्ति उसके लिए क्या है। तो आपस में इनके बीच में क्या रहेगा, इसको अपन दूसरे शब्दों में लिखें तो म्यूचुअल एजेंसी। समझ गए आप मेरी बात, क्लियर। तो आपसे यदि पूछा जाए कि क्या पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट मिलता है क्या, तो आपको बोलना है, बोले सर बिल्कुल मिलेगा 100%। और यदि म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट उसमें होगा तो ही वो पार्टनरशिप है, अदरवाइज तो पार्टनरशिप ही नहीं है, ज्वाइंट वेंचर भी तो हो सकता है। मैं, आप जो आपने एलिमेंट लिखे हैं
उसमें से एक बार के लिए आप पॉइंट नंबर 5 को गायब कर दो। अब आप देखो, अब मुझे बता दो ज्वाइंट वेंचर में और पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या आ रहा है? बताओ तो कोई डिफरेंस आ रहा है क्या? केवल 4 पॉइंट में, पॉइंट नंबर 5 को मत पढ़ना, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 के आधार पे आप ये मेरे को जज करके बता दो कि बोले सर ज्वाइंट वेंचर और पार्टनरशिप में इन 4 पॉइंट के बेसिस पे कोई डिफरेंस है या नहीं है, आप तो मुझे ये बता दो। सेम है ना? लेकिन जब मैं पॉइंट नंबर 5 देखूंगा तो पॉइंट नंबर 5 इटसेल्फ अपने आप में एक डिफरेंस है बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड ज्वाइंट वेंचर। आगे क्या तुम्हें समझ में बात? क्योंकि ज्वाइंट वेंचर में दोनों व्यक्ति जो है वो ऑनर माने जाते हैं। तुम्हें ध्यान होगा अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें को ऑनर होता था, ज्वाइंट ऑनर वाला। समझ गया बात? कि एक असेट खरीदी, फिर उस असेट को मान लो कि मैंने और अक्षय सर ने मिलकर खरीदा है, तो वो असेट मेरे पास पड़ी है विद द परमिशन ऑफ को ऑनर। याद आ गया? वो पढ़ते थे अपन टॉपिक, तो वो ज्वाइंट वेंचर के कॉन्सेप्ट है। तो ज्वाइंट वेंचर में भी बनता है एक एग्रीमेंट है जिसको अपन बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर का एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ज्वाइंट वेंचर बोला जाता है। उसमें उसमें भी वही दो लोग या दो से ज्यादा होते हैं, उनका पर्पस भी लीगल बिजनेस करना होता है, उनका पर्पस भी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है। कौन व्यक्ति है जिसका कि बिजनेस में पर्पस ये होगा कि शेयरिंग ऑफ लॉसेस? होगा ही नहीं कभी। समझ गए आप मेरी बात? क्लियर है ना फंडा? तो आप ये बात ध्यान से समझ लो, इस बात को सीख लो कि सर जो पार्टनरशिप फॉर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए जो बहुत बेसिक एलिमेंट है और जो एक फॉरमोस्ट एक हथियार है ना कि हाँ सर इससे ये पता लग जाएगा कि सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और इससे हमारे बिजनेस पता लग गया कि यदि एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव आता है कि सर ये क्या है, ज्वाइंट वेंचर है कि पार्टनरशिप है, तो तुरंत अपन पता लगा लेंगे कि वेदर दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू पार्टनरशिप और नॉट। तो कौन सा पॉइंट है वो? पॉइंट नंबर 5। क्या? या तो म्यूचुअल एजेंसी मिलेगा वर्ड, और या फिर उनके बीच में होगा एग्जिस्टेंस ऑफ एन एजेंसी बिटवीन द पार्टनर। समझ गया आप मेरी बात? तो या तो पॉइंट नंबर 1 देखने को मिलेगा या पॉइंट नंबर 2, बस। यदि एग्जिस्टेंस में है तो 100% वो क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप से रिलेट करता है, अदरवाइज वो क्वेश्चन आपका जरूरी नहीं कि पार्टनरशिप से रिलेट करेगा। समझ गए क्या आप मेरी? अच्छा, अब एक चीज और सिखा देता हूं, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें एलएलपी में नहीं मिलेगा। समझ रहे हो क्या? पॉइंट नंबर 5 जो लिखा ना अपन ने, ये एलएलपी में नहीं मिलेगा। क्यों? बेसिक से चलो, ये बेसिक है, बेसिक से चलो। हाँ, समझ गया मेरी बात? उसमें आर वन एंड सेम नहीं होता। एलएलपी में होता है एलएलपी की जो फर्म है वो और एलएलपी के जो पार्टनर है वो दोनों के दोनों क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। तो वो सेपरेट होने की वजह से क्या होता है? सेपरेट होने की वजह से वो आपस में एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल और एजेंट नहीं माने जाए, वहां पे म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। समझ गए ना मेरी बात? ये चीज ध्यान रख लेना। अच्छा, एक तीसरी बात और बताता हूं। चलो सपोज करो पार्टनरशिप फर्म है एबी एंड कंपनी, इसको मैंने रजिस्टर्ड करा लिया, ये रजिस्टर्ड हो गई। अब भी अब भी क्या ये वन एंड सेम रहेंगे या सेपरेट हो जाएंगे? रजिस्टर्ड करा लिया, ये जादू ने आंसर दिया है सेपरेट। ऐसे ये होता ना, लास्ट में से एक तड़कता भड़कता आंसर आता है सर, सारे आंसर्स को चीरता हुआ एक आंसर मेरा, जिस पर मुझे विश्वास है कि ये नहीं होगा, पर मैंने बोल दिया। ये सेम ही रहेंगे। समझ गया आप बात? क्योंकि है ना, देखो पार्टनरशिप एक्ट में यदि ये चीज लिखी हुई होती ना कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कराना 100% मैंडेटरी है एलएलपी की तरह से, तो अपन ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते ही नहीं, ये आता ही नहीं, पिक्चर में था ही नहीं ये वाला कॉन्सेप्ट। अभी ये कॉन्सेप्ट है ना, इसकी वजह से अपन ये नहीं कर सकते कि सर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होने के बाद भी सेपरेट वाले कॉन्सेप्ट में आ जाएगी या फिर इसमें रहेगी। तो ये 100% डीसी में रहेगी, सेपरेट वाले कॉन्सेप्ट में नहीं जाएगी, चाहे आप उसको रजिस्टर्ड कराओ चाहे आप उसको रजिस्टर्ड मत कराओ। समझ गए क्या बात? क्लियर फंडा? चलो अगला लिखो, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अब इसमें जो एक चित्र है वो बनाएंगे अपन। हाँ, एज यूजुअल, जैसे फिर तुम कहो कुछ लिखते नहीं हो, आप कुछ तो लिखो। तो तुमने बोला तो मैंने लिख लिया, नहीं तो मेरे प्लान में तो नहीं था। अब वो मैं ही बनाऊंगा और तो क्या करूं, माननी पड़ती है ना तुम्हारी बात।
यार वो नहीं है आज, वो हमारा खिलाड़ी खतरों का एक, हाँ, कोश्योरिटी। गो कौन, अब आएगा, बता रहा हूँ। 500 बाकी है ना उसकी, मिल गया क्या? अरे यार फिर सही है। चलो देखो, सबसे पहले लिखो जनरल पार्टनरशिप। लिख लेंगे, नहीं लिख लेंगे। अब आप बोल दिया ना, अब मैं लिखवाऊंगा, लिखवा दूंगा। ठीक है, इन डब्बों के नीचे लिखवा दूंगा वो तो। ठीक है ना? नहीं ऐसे नहीं बनाओगे, एग्जाम में ऐसा सुंदर सुंदर बना के आओगे, अच्छा लगेगा ना, कॉपी भी ज्यादा भरेगी। नहीं तो फिर क्या है, वो जो 15 नंबर के सवाल है वो तो वैसे ही ओएमआर में होने तुम्हारे। हाँ, उसके लिए ओएमआर आएगी, ये भी बता दूं। जो 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उसके लिए सेपरेट ओएमआर आएगी, ये ध्यान रखना, उसको कॉपी में सॉल्व मत कर देना। सुन रहे हो क्या मेरी बात? उसको कॉपी में सॉल्व नहीं करना। कहीं तुम जो है वो कॉपी में सॉल्व कर दो, पार्ट ए या सेक्शन ए लिखा और ये 15 सवाल, बोले पहले का ए और दूसरे का डी। लो सर, हो गए मेरे तो क्वेश्चन। और बोले ओएमआर ओएमआर छोड़ो, ये क्या लेवल बढ़ा है हमारा, अब क्या ओएमआर ही भरते रहेंगे क्या? टशन में छोड़ दो, कहीं वो 30 नंबर काउंट ही नहीं होंगे, जीरो हो जाएंगे, ध्यान रख लेना। समझ गए ना? बहुत ठंड लग रही है तेरे को। दूसरा लिखो लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप। और तीसरा लिखो पार्टनरशिप एट विल। और लास्ट लिखो आप पर्टिकुलर और स्पेशल पार्टनरशिप। होने को तो और भी है, लेकिन तुम इतना ही झेल पाओगे, इतना ही लिख लो। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात। सौ में तुम्हारा डाउट अभी लास्ट में लूंगा, उसको पहले दिन डाउट है बता देगा। ये बच्चा कुछ ना कुछ करेगा अपने जीवन में। ये 100 में तू अब इंटर में तो मिल लेना यार मेरे से, ये तो फाउंडेशन में तो मुलाकात हुई नहीं। तू ऐसे आ जाएगा इंटर में तो ऐसे मेरे को गम रहेगा ना, मैंने पता नहीं किसको पढ़ाया है। ये कौन है? हाँ हाँ हाँ, अच्छा। तो ये लोग, तुम लोग ऐसे आओ ना मिलने, कोई फाउंडेशन वालों का रीयूनियन कराओ कोई तुम्हारा यार ऐसे। तो आ जाओ ना यार, अब तो हाईवे खुल गया, अब थोड़ी ना बंद है। हाँ, मैं क्या बता रहा था तुमको? तो वो अब उसकी हेडक है ना, अपनी थोड़ी ना है। चलो छोड़ो, अब जो भी था भूल गया। सुन लो, देखो, ये जो 4 पॉइंट है ना, ये है, सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप के टाइप। इसमें है ना अपन टाइप ऑफ पार्टनर्स भी लिखेंगे अलग से, उस पर भी एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है। यदि आपसे ये पूछा जा रहा है ना कि आप टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बताइए कि पार्टनरशिप के टाइप क्या होते हैं, तो आपको टाइप ऑफ पार्टनरशिप में स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना आंसर लिखना है। सर, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ द पार्टनरशिप। नंबर 1 आपने डाला पर्टिकुलर, ये जनरल पार्टनरशिप या सिंपल पार्टनरशिप, फिर इसके कंटेंट जो मैं लिखवाऊंगा, फिर इसके बाद में लिमिटेड, फिर इसके बाद में अगला, फिर इसके बाद में अगला, काम खत्म। समझ गया बात? एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो अब जब आप पार्ट बी के सवाल सॉल्व कर रहे होगे ना, डिस्क्रिप्टिव वाले, उसमें हालांकि ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से अपने को लिखना होता है, वो चीज अपन करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी उसके लिए आपको दूंगा सेपरेटली, वो सब अलग बात है। लेकिन तुम ये ध्यान रखना कि इसमें ना आंसर को जबरदस्ती खींचना नहीं होता है। लॉ में कई बार स्टूडेंट ही क्या करता है, बोले ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है सर, इसमें तो इतना कंटेंट ही नहीं है, मैं क्या करूं इसमें। तो वो क्या करता है, पूछा उससे कुछ, उसमें पता नहीं क्या क्या लिख के आ रहा है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरह नहीं करना है कि हमारा टारगेट हो कि भाई ये 36 पेज तो भरने ही भरने, या जो भी पेज आता है बोले ये पूरे भरने।
ये टारगेट लेके मत चलना, पहली बात। कोई जरूरी नहीं है कि यदि कोई आपका आसपास का जो कैंडिडेट है एग्जामिनेशन सेंटर पे या हॉल में, वो यदि 4 कॉपी भर रहा है तो वो AIR 1 ही है। हो सकता है वो 5वीं बार पेपर दे रहा हो। समझ गए मेरी बात? तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इस बात को विशेष तौर पे समझ लेना। इसलिए क्या है ना कि इस चीज से परेशान नहीं होना है, क्योंकि कई बार कई क्लास में ना लोग कॉपी मांगते हैं एक्स्ट्रा, सर सेपरेट शीट देना एक और, है ना, तो ऐसे पूरी क्लास को इंडिकेट करते हुए सेपरेट शीट देना एक और। तो तुम लाके उसको दे देना, तू 2 ले ले, अपना शांति से काम कर ले, बोले मत। हो सकता है तेरा, समझ गए ना, रिपीट हो, बोले हमारा पहला और आखिरी है, तेरा रिपीट हो सकता है, तो डिस्टर्ब मत कर, ले सेपरेट शीट। तो अपनी कॉपी छोड़ के बाकी सारी कॉपियां उसको दे देना। तो जरूरी नहीं है कि तुम वो 4 कॉपियां भर रहे हो तो मेरिट में आएगा, या वो आके बाहर ये कहता है कि तूने कितने पेज भरे। ये होता है, थोड़ी सी बचकानी हरकतें होती है एग्जामिनेशन सेंटर पे। तूने कितने पेज भरे, तेरे कितने पेजेस में हुआ, तेरे तेरे लॉ में जो है वो कितने पेजेस में क्वेश्चन पेपर सॉल्व हुआ। बोले यार मेरे तो 21 पेज लगे। बोले तेरे 21, मेरे तो 12 पेजों में सलट गया। तो बोले यार ये तो टेंशन, अगले पेपर और खराब। बोले यार ये 21 पेज में करके आया, मैं 12 पेज में करके आया हूँ। और वो उसमें भी कहता है, बोले अच्छा तो वो तो तूने उसमें MCQ कर दिए होंगे गलती से, पागल। नहीं नहीं, MCQ तो OMR में करे। तो यार OMR में अपन नहीं करे, उसके बाद भी यार इसके 21 पेज भर गए, 23 पेज भर गया है, और भी कोई मिल गए तुम्हें 2-4 जने वहां पे 25-30 वाले, तो हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। और ये भी बता दूं, सुन लो, मैनुअली जब हम लोगों ने कॉपियां चेक करी है ना CM इंस्टीट्यूट की, तो उसमें जिस स्टूडेंट ने 12 पेज में अपने कंप्लीट कर दिया पूरा पेपर, या 13 पेज में, 18 पेज में, या 17 पेज में, या 20 पेज में, उसके 80-80 भी मार्क्स आए। ऐसा नहीं है। रीजन क्या होता है? रीजन उसका सिर्फ एक सिंपल रीजन होता है कि वो क्वालिटी आंसर देता है। जितना पूछा गया ना उससे, वो उतना आंसर देता है। वो उसमें ये नहीं कि इधर का भी लगा दिया उधर का भी लगा दिया और काम खत्म करा, बोले चलो हो गया अपना। वो तुम्हारे को है ना सिर्फ एक अपने आप अपने दिल को तसल्ली देने वाली बात होती है कि वो अपन ने तो इतना बड़ा लिखा है, 4 पेज तो लिखे ही हैं अपन ने कम से कम। समझ रहे हो आप मेरी बात? आप अपने आप को तसल्ली दोगे। एग्जामिनर के हाथ में जब कॉपी आएगी ना, तो वो कहेगा बोले यार क्या लिखा है काम का, इसमें आंसर तो 4 लाइन ही लिखी है इसने, तो उसके हिसाब से स्टेप मार्किंग जब होगी ना, तो स्टेप मार्किंग में तुम्हारा नंबर माइनस करता जाएगा सारे। फिर तुम कहोगे बोले सर मैं तो सोच रहा था मेरे 80 नंबर आ जाएंगे। बोले सर ये क्या हुआ, मैं तो 38 पे आके अटक गया। तो ये होता है। इसलिए मैं तुमको कह रहा हूं, अब की बार प्लान पूरा चेंज है। ढंग से पढ़ाई करना, ढंग से सिस्टमेटिकली अपने नोट्स रेडी करना, सारी चीजें ढंग से करनी पड़ेगी, नहीं तो इसका खामियाजा हमारे को लास्ट में भुगतना पड़ेगा। ये चीज फाउंडेशन तक में नहीं होती है, ये चीज जाती है अब इंटर के अंदर। देखो मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ तुम्हें जो अभी चीजें आएंगी ना आगे, उसके लिए तुम बाद में अटेंटिव हो, और फिर बाद में तुम्हारे पास टाइम ही ना बचे उन चीजों को रिकवर करने के लिए। बेटर है मैं तुम्हें आज ही बता दूं, क्योंकि तुम्हारे पास में प्लेंटी ऑफ टाइम है, और तुम जब अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे तो अकॉर्डिंगली प्लान करोगे। समझ गए? तो कल अपन इसको आगे लिखेंगे, एक एक पॉइंट इसके, और कल टॉपिक फिर अगला पढ़ाऊंगा तुम्हारे को, टाइप्स ऑफ पार्टनर। ठीक है, चलो।